बिलियन चैप्टर के नेक्स्ट थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर को डिस्कस करते हैं। इसमें हम अणुसंख्यक गुणों की स्टडी करेंगे। इनको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। बिलियन के वह गुण जो कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें हम अणुसंख्यक गुण कहते हैं। यदि कणों की संख्या अधिक होगी तो ये गुण भी अधिक प्रदर्शित होंगे। मुख्यतः ये 4 प्रकार के गुण हैं, जिसमें कि एक गुण वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप फिर से ध्यान दीजिएगा। वाष्प दाब अणुसंख्यक गुण नहीं है, वाष्प दाब का अवनमन भी अणुसंख्यक गुण नहीं है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्यक गुण है। दूसरा जो अणुसंख्यक गुण है वो आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, परासरण दाब। ये परासरण दाब अंग्रेजी में हम इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक में थोड़ा सा अंतर है। ऑस्मोटिक शब्द का इस्तेमाल प्रेशर के साथ करते हैं। यदि हम केवल परासरण को समझें तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे, और यदि हम उसके द्वारा उत्पन्न दाब को समझें तो हम उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो ये 2 शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। यहीं पर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब हम परासरण को दाब के साथ बोलेंगे तो वहां पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर शब्द का उपयोग करेंगे, और जब हमको केवल परासरण की बात करनी है तो अंग्रेजी में उसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। परासरण दाब को समझने से पहले परासरण को समझना होता है, और परासरण तब समझ में आता है जब हमको विसरण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। विसरण को अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहते हैं। इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक बीकर है जिसमें कि हमने जल ले रखा है, और इसमें हम थोड़ी सी ब्लू इंक डाल देते हैं। तो निश्चित ही जो नीले रंग की स्याही है वह बर्तन की तली में बैठ जाएगी, और आप यहाँ पर 2 प्रकार का द्रव देखेंगे। एक गहरा नीले रंग का होगा और एक जल के सदृश रंगहीन होगा। ये वाला हिस्सा गहरे नीले कलर का होगा क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर की इंक नीचे तली में बैठी हुई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप ये देखेंगे कि ब्लू कलर की इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने से अपोजिट या विपरीत दिशा में गति करते हैं, और जल के जो कण हैं हालांकि आपको ये दिखाई नहीं देंगे, ब्लू इंक या नीली स्याही की ओर गति करते हैं। और ऐसा तब तक होता है जब तक कि पूरा का पूरा बीकर एक समान कलर का नहीं हो जाता। तो ये जो घटना है ये विसरण या डिफ्यूजन कहलाती है। इसमें 2 भिन्न प्रकार की गतियां एक साथ होती हैं। यहाँ पर नीले रंग की इंक जो है वो ऊपर की ओर गति करती है, यानी कि कम सांद्रता की ओर गति करती है, जहां पे नीले रंग की स्याही की सांद्रता कम है। और जो जल के कण हैं वो नीले रंग की स्याही की ओर गति करते हैं, वहां पर जल की अणुओं की सांद्रता कम है। और ऐसा तब तक होगा जब तक कि पूरा का पूरा बीकर एक समान कलर का नहीं हो जाता। इसको आप एक अन्य एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक बीकर में जल लेकर के उसको गर्म करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमने एक बीकर में जल ले रखा है, इसको आप गर्म कर रहे हैं, और तली में हमने एक बर्नर लगा रखा है। जल की वह लेयर जो कि तली के संपर्क में है, सबसे पहले वह गर्म होगी, गर्म होकर के हल्की हो जाएगी और ऊपर पहुंच जाएगी। इस लेयर के ऊपर जो ठंडी लेयर है, ठंडी परत है, वो नीचे की ओर आ जाएगी। उसके साथ भी ऐसा होगा, फिर वह गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। उसके ऊपर की जो परत है वो फिर नीचे को आएगी, और ऐसा तब तक होगा जब तक कि संपूर्ण द्रव एक समान रूप से गर्म नहीं हो जाता। तो यह भी विसरण का उदाहरण है। तो विसरण का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। विसरण में 2 विपरीत गतियां एक साथ होती हैं। आइए परासरण को समझने का प्रयास करते हैं। परासरण को समझने से पहले हमको मेम्ब्रेन्स या फिर झिल्लियां को समझना आवश्यक होगा। 3 प्रकार की झिल्लियां होती हैं। अपारगम्य झिल्ली, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो किसी का परमिशन न देती हो उसे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, किसी चीज की आज्ञा न देती हो। दूसरी प्रकार की झिल्लियां होती हैं परमिएबल मेम्ब्रेन, जो परमिशन देती हैं, और एक होती हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इनको हम SPM
शब्द से डिनोट कर देते हैं और बार बार हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो इतने बड़े शब्द को हम इस्तेमाल करेंगे, तो इतने बड़े शब्द का उपयोग हम एसपीएम के रूप में करेंगे। तो अपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली और अर्ध पारगम्य झिल्ली को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक चित्र बना रखा है। बीच में हमने ये मेम्ब्रेन लगा रखी है। ये मेम्ब्रेन दो प्रकार के सॉल्यूशंस को, दो प्रकार के विलयन को पृथक करती है, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन वह विलयन होता है जिसके अंदर विलय के पार्टिकल्स, विलय के कण कम होते हैं। सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय के कण अधिक होते हैं। इसमें जो आप सफेद रंग के कण देख रहे हैं वह विलायक के कण हैं, और जो नारंगी रंग के या ऑरेंज कलर के कण देख रहे हैं वे विलय के कण हैं, और इनको यहाँ पर हमने एक मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट कर रखा है। अगर ये मेम्ब्रेन अपारगम्य झिल्ली या इम्परमेबल मेम्ब्रेन है तो ये किसी भी चीज की परमिशन नहीं देगी, अर्थात तनु विलयन में उपस्थित जो विलायक के कण हैं या विलय के कण हैं वह सांद्र विलयन की ओर को गति नहीं करेंगे, और सांद्र विलयन में उपस्थित जो विलय और विलायक के कण हैं वह तनु विलयन की ओर को गति नहीं करेंगे। ये किसी भी चीज की परमिशन नहीं दे रही है। जबकि जो पारगम्य झिल्ली होती है वो हर बात की परमिशन देगी। तनु विलयन में उपस्थित विलायक के कण और विलय के कण सांद्र विलयन की ओर को गति करेंगे, और सांद्र विलयन में उपस्थित विलायक और विलय के कण तनु विलयन की ओर को गति करेंगे। तो यहाँ पर हमें इन दोनों मेम्ब्रेन का ज्यादा उपयोग नहीं करना है, हमें जिसका उपयोग करना है वह है अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम एसपीएम से प्रदर्शित करेंगे। तो यदि यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लग रही होगी तो ये क्या काम करेगी, तनु विलयन में उपस्थित जो विलायक के कण हैं वह सांद्र विलयन की ओर को गति करने देगी। केवल ये विलायक के कण ही सांद्र विलयन की ओर को गति करेंगे। तनु विलयन में उपस्थित जो विलायक के कण हैं वह ही सांद्र विलयन की ओर को गति करेंगे, और इस घटना को ही हम परासरण या फिर ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जो केवल तनु विलयन में उपस्थित विलायक के कणों को सांद्र विलयन की ओर को गति करने देती है। व्यवहार में ऐसी झिल्लियां जैसे कोशिका की झिल्ली है, अंडे की झिल्ली है, अमाशय की झिल्ली है, या फिर किशमिश के ऊपर की जो आवरण होता है वह इसके उदाहरण हैं। तो हमको अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक दो विभिन्न प्रकार के विलयनों का यहाँ पर अध्ययन करना है। इसको हम एक प्रकार से और भी समझ सकते हैं। तो परासरण को स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पर दो चित्र बना रखे हैं। चित्र नंबर 1 में हमने एक बीकर लेकर के बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में विलायक और राइट हैंड साइड में विलयन हमने भर रखा है। जबकि चित्र नंबर 2 में हमने एक बीकर ले रखा है और उसके बीच में हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा रखी है, और इस अर्ध पारगम्य झिल्ली के लेफ्ट हैंड साइड में तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन और राइट हैंड साइड में सांद्र विलयन अर्थात कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भर रखा है। दोनों ही चित्रों में हमने विलायक के कणों को सफेद रंग से प्रदर्शित किया है, जबकि विलय के कणों को नारंगी रंग से प्रदर्शित किया है। यदि हम चित्र नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर परासरण की घटना होगी, क्योंकि परासरण के लिए जो कंडीशन है अर्ध पारगम्य झिल्ली वो विलायक और विलयन को पृथक कर रही है। तो इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित जो विलायक के कण हैं वह ही राइट हैंड साइड अर्थात विलयन की ओर को गति करेंगे। ये घटना परासरण या फिर ऑस्मोसिस की कहलाती है। जबकि अगर हम चित्र नंबर 2 की बात करें तो चित्र नंबर 2 में तनु विलयन और सांद्र विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक है। तनु विलयन में उपस्थित विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर को गति करेंगे, और ये तब तक गति करेंगे जब तक कि दोनों ओर की सांद्रताएं समान नहीं हो जाती। अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन में, यहाँ पे चित्र नंबर 1 की बात हो रही है, शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन में, यहाँ पे चित्र नंबर 2 की बात हो रही है, तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक के कणों का विलयन की ओर और तनु विलयन में उपस्थित विलायक के कणों का सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रभा परासरण कहलाता है। तो परासरण एक स्वतः प्रभा अर्थात स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें कि विलायक के कण ही गति करते हैं। यदि अर्ध पारगम्य झिल्ली से हम विलायक और विलयन को पृथक करें तो विलायक के कण विलयन की ओर को गति करेंगे,
जबकि तनु विलयन और सांद्र विलयन को यदि हम अर्धपारगमी झिल्ली से पृथक करें तो तनु विलयन में उपस्थित विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर को गति करेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है आप इसको लिख लीजिएगा, ये परासरण की डेफिनेशन को स्पष्ट करती है। तो व्यवहार में अनेक एग्जाम्पल्स आप परासरण के देखते हैं। जब आप किशमिश को दूध में डाल देते हैं तो किशमिश की जो झिल्ली होती है वह अर्धपारगमी झिल्ली का काम करती है और उसके अंदर जो विलयन है वह सांद्र विलयन होता है और किशमिश के बाहर जो विलयन होता है दूध या जल वह तनु विलयन होता है। तो वहां पर परासरण की घटना होती है। परासरण की घटना होने के कारण तनु विलयन में उपस्थित अर्थात दूध या पानी के कण किशमिश की झिल्ली से होकर किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और यही कारण है कि दूध में पड़ी हुई किशमिश अंगूर के समान फूल करके गोल हो जाती है। परासरण का एक अन्य उदाहरण अंडे के द्वारा समझाया जा सकता है। अंडे के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है, उस कवर को तनु HCl से क्रिया करके हम हटा देते हैं तो उसके नीचे एक झिल्ली हमको प्राप्त होती है जिसे कि हम अर्धपारगमी झिल्ली कहते हैं। इस प्रकार से हम दो अंडे लेते हैं जिनका हमने कठोर आवरण हटा रखा है और एक अंडे को हम रखते हैं जल के अंदर और दूसरे अंडे को रखते हैं हम सांद्र विलयन में। तो यहाँ पर जो अंडे की झिल्ली है वह अर्धपारगमी झिल्ली के भांति सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की भांति कार्य करती है। वह अंडा जो कि जल में रखा हुआ होता है वह परासरण के कारण फूल जाता है और वह अंडा जो कि सांद्र विलयन में डूबा हुआ होता है वह परासरण के कारण थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पर यह परासरण का एक अच्छा एग्जाम्पल है। पहले वाले अंडे को हमने उसके कठोर सेल से हटा करके जल के अंदर रख रखा है तो बाहर उसके तनु विलयन है जबकि अंडे के अंदर सांद्र विलयन है। परासरण की घटना होगी और तनु विलयन में उपस्थित विलाय के कण अंडे की झिल्ली से होते हुए सांद्र विलयन अर्थात अंडे के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और अंडा फूल जाएगा। जबकि दूसरा अंडा जिसका कि कठोर आवरण हमने हटा रखा है और उसको हमने सांद्र विलयन में रख रखा है तो यहाँ पे अंडे के अंदर का जो विलयन है वह तनु विलयन की भांति कार्य करेगा और उसके बाहर का जो विलयन है वह सांद्र विलयन की भांति कार्य करेगा। अब विपरीत परासरण होगा। अंडे के अंदर जो तनु विलयन है उसमें उपस्थित विलायक के कण बाहर की ओर गति कर जाएंगे जिससे कि अंडा सिकुड़ जाएगा। ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, अपने व्यवहार में देख सकते हैं। जैसे जाइलम कोशिकाओं का जल अवशोषित करके जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना, ये भी परासरण के कारण होता है। फ्लोएम कोशिकाएं पौधे की पत्तियों में बनने वाले भोजन को जड़ तक पहुंचाती हैं, ये भी परासरण का एक अच्छा उदाहरण है। तो ऐसे व्यवहार में अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं। आइए परासरण दाब निर्धारण करने का क्या मेथड है और ऑस्मोटिक प्रेशर हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सामने परासरण को फिर से स्पष्ट किया जा रहा है और उसके द्वारा परासरण दाब को समझा जा रहा है। यहाँ पर एक बीकर में हमने अर्धपारगमी झिल्ली लगा रखी है, एक और विलायक ले रखा है, एक और विलयन ले रखा है। अर्धपारगमी झिल्ली से होकर के परासरण की घटना होगी जिससे कि विलायक के कण विलयन की ओर गति कर जाएंगे। निश्चित ही लेफ्ट हैंड साइड में जिधर हमने विलायक भर रखा है वहां पर द्रव का तल थोड़ा कम हो जाएगा और विलयन जो हमने राइट साइड में भर रखा है उसका तल थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएगा और यहाँ पे दोनों तलों के मध्य एक हाइट या ऊंचाई मेंटेन हो जाएगी। इसी प्रकार से हम इस चित्र में समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बीकर में अर्धपारगमी झिल्ली ले रखी है, लेफ्ट हैंड साइड में तनु विलयन और राइट हैंड साइड में सांद्र विलयन ले रखा है। परासरण की घटना होगी, परासरण की घटना के कारण तनु विलयन में उपस्थित विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर को गति करेंगे जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड के विलयन का तल थोड़ा सा नीचा हो जाएगा, सांद्र विलयन का तल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर भी एक हाइट मेंटेन हो जाएगी। दोनों तलों के बीच, दोनों द्रव्यों के तलों के बीच जो हाइट मेंटेन होगी वह द्रव स्थिति की दाब उत्पन्न करेगी जिसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर आप जानते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है। ये जो बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, उनकी दीवारें नीचे मोटी बनाई जाती हैं और ऊपर की ओर से वो पतली होती चली जाती हैं क्योंकि द्रव का अधिकतम दाब तली पर होता है। तो ठीक यहाँ पर भी यही पोजीशन है। दो द्रव्यों के तलों के बीच जो हाइट मेंटेन होगी वह द्रव स्थिति की दाब अर्थात हाइड्रोलिक प्रेशर उत्पन्न करेगी। आप जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेशर
P से प्रदर्शित करते हैं और ये H के प्रोपोर्शनल होता है। P बराबर प्रोपोर्शनल का चिन्ह, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण लगा देंगे। P बराबर HdG। 10th क्लास में आपने ये सूत्र पढ़ रखा है। ये जो द्रव स्थिति की दाब है, हाइड्रोलिक प्रेशर है, ये परासरण की घटना को रोक देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि परासरण की घटना पूर्ण रूप से रुक जाएगी। वह धीरे धीरे या मंद गति से होती रहेगी और एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये जो द्रव स्थिति की दाब है, ये ही परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल मान लिया जाएगा, क्योंकि यही दाब परासरण की घटना को रोक रहा है। हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेशर अर्थात द्रव स्थिति की दाब में और जब परासरण में साम्य स्थापित हो जाता है तो उस समय द्रव स्थिति की दाब को, हाइड्रोलिक प्रेशर को ही हम परासरण दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल मान सकते हैं। तो ये वह कॉन्सेप्ट है जो कि परासरण के कारण उत्पन्न वाले परासरण दाब को समझाता है। अब हम इसको किस प्रकार से नाप सकते हैं, वह कौन से उपकरण हैं जिनकी सहायता से परासरण दाब हम ज्ञात कर सकते हैं, उनकी यहाँ पर हम आगे स्टडी करेंगे। परासरण दाब को समझाने के लिए सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट सामने आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक कैपिलरी ट्यूब ले रखी है, उसके नीचे हमने कीप लगा रखी है और उस कीप के मुंह पर हमने यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है। इस कीप के अंदर हमने विलयन या सांद्र विलयन भर रखा है और उसको हमने विलायक में डुबो रखा है। यहाँ पर परासरण की घटना होगी और अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कण कीप के अंदर अर्थात विलयन में प्रवेश कर जाएंगे और थोड़े ही समय में सांद्र विलयन का तल यहाँ पर ऊपर की ओर उठ जाएगा और दोनों तरफ द्रव्यों के मध्य एक हाइट मेंटेन हो जाएगी। उस हाइट को हम नाप लेंगे और P बराबर HdG सूत्र में रखकर हम परासरण दाब का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि यही हाइड्रोलिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर की माप बताता है। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में 2-3 कमियां हैं। पहली कमी तो ये है कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वैसे वैसे द्रव का तल इस कैपिलरी ट्यूब में बहुत मंद गति से प्रवेश करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहां से यहां तक द्रव का तल 10 मिनट में ऊपर की ओर उठ गया और अगले 10 मिनट में वह केवल इतना ही उठ पाया और अगले 10 मिनट में वह केवल इतना ही उठ पाया। और अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से हाइड्रोलिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में साम्य स्थापित हो गया है। अगर आप इसको और 2-3 दिन के लिए छोड़ दें तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर की ओर ये और उठ जाए। तो एक कमी तो इसमें यह है कि साम्य स्थापित होने में बहुत अधिक समय लगता है। दूसरी कमी यह है कि ये एक काफी बड़ा उपकरण है। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे द्रव्यों का इस बड़े से उपकरण के द्वारा किस प्रकार से परासरण दाब निर्धारित किया जा सकता है। तीसरी जो मुख्य कमी है वह यह है कि तनु विलयन सांद्र हो जाता है और सांद्र विलयन तनु हो जाता है। ये इसकी 3 मुख्य कमियां हैं, जिसमें से पहली वाली कमी कि साम्य स्थापित होने में बहुत अधिक समय लगता है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत अधिक समय लगाता है, ये इसकी मुख्य कमी है। तो परासरण दाब निर्धारित करने का एक अन्य उपकरण आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे। ये स्टील का बना हुआ एक टैंक होता है, जिसकी बॉडी ये स्टील की होती है और इसके बीच में हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है, जिससे ये 2 भागों में बट जाता है। राइट हैंड साइड में हम तनु विलयन भर देते हैं और उसमें हम एक केश नली लगा देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सांद्र विलयन भरकर उसमें हम एक पिस्टल लगा देते हैं। केश नली में तनु विलयन का पाठ्यांक हम नोट कर लेते हैं और उसको इंकित कर देते हैं कि वह कौन सी पोजीशन पर है। यहाँ पर हमने ए पोजीशन उसको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। अब परासरण की घटना होगी। परासरण की घटना के कारण तनु विलयन में उपस्थित विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर गति करेंगे। इससे 2 बातें होंगी। पिस्टन ऊपर की ओर उठ जाएगा क्योंकि सांद्र विलयन का आयतन बढ़ जाएगा और दूसरा तनु विलयन का आयतन थोड़ा कम हो जाएगा और केश नली में द्रव का तल ए से नीचे की ओर बी पोजीशन पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस पिस्टन के द्वारा सांद्र विलयन पर इतना प्रेशर अप्लाई करना है कि वह परासरण की घटना को रोक दे और तनु विलयन का पाठ्यांक केश नली में ए पोजीशन पर ही रहे। पिस्टन द्वारा लगाया गया प्रेशर
हम इस नैनोमीटर से ज्ञात कर सकते हैं, वही इस विलयन का परासरण दाब होगा। तो बहुत इजीली और बहुत शीघ्रता से इस उपकरण के द्वारा हम परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की भी कुछ कमियां हैं। पहली कमी तो यह है कि जो हम पिस्टन से प्रेशर लगाते हैं वह इनडायरेक्टली अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगता है, जिसके कि क्षतिग्रस्त होने का डर लगा रहता है। परासरण दाब ज्ञात करने का एक अच्छा एक्सपेरिमेंट सामने आप ग्रीन बोर्ड पर बना हुआ देख सकते हैं। इसको बर्कले और हार्टले दो वैज्ञानिकों ने बनाया और उसी के नाम पर इसका नाम बर्कले हार्टले विधि या बर्कले हार्टले का प्रयोग रखा गया। इसके द्वारा हम परासरण दाब का निर्धारण कर सकते हैं। ये स्टील का बना हुआ एक टैंक होता है। ये सब बॉडी इसकी स्टील की है और हमने इसको दो भागों में विभाजित कर रखा है। ये स्टील का एक यहाँ पे सरंध्र माने पोरस अर्थात छिद्र युक्त नली लगा करके हमने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया है। ये एक ही भाग है इसका, ये वाला, और नीचे और ऊपर का एक दूसरा भाग है जिसमें हमने सांद्र विलयन भर रखा है और बीच वाले भाग में हमने तनु विलयन भर रखा है। ये जो स्टील की सरंध्र नली है जिसे आप ये देख रहे होंगे, ये इसके अंदर हमने आदर्श अर्धपारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की फिट कर रखी है। Cu2Fe का होल 6 ये कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली इसके अंदर लगा रखी है। यदि हम पिस्टन के द्वारा दाब अप्लाई करते हैं तो पिस्टन द्वारा लगाया हुआ दाब अर्धपारगम्य झिल्ली पर न लग करके स्टील की सरंध्र नलियों पर लगेगा, जिससे कि अर्धपारगम्य झिल्ली के क्षतिग्रस्त होने का कोई डर नहीं है। ये जो बीच वाला इसका पोर्शन है, इसमें जिसमें हमने तनु विलयन भर रखा है, इसमें हम एक कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं। कैपिलरी ट्यूब में केशिकात्र के कारण द्रव का तल स्वतः ही ऊपर की ओर उठ जाता है। हम इसको नोट कर लेते हैं, ए पोजीशन पर है। इस तनु विलयन के ऊपर और नीचे वाला जो भाग है वह एक ही है जिसमें हमने सांद्र विलयन भर रखा है। परासरण की घटना होगी, परासरण की घटना के कारण तनु विलयन में उपस्थित जो विलायक के कण हैं वह सांद्र विलयन की ओर को गति करेंगे, जिससे दो बातें होंगी। पहला पॉइंट, पिस्टन ऊपर की ओर उठ जाएगा क्योंकि सांद्र विलयन का आयतन थोड़ा बढ़ जाएगा। दूसरा, तनु विलयन का तल थोड़ा नीचे की ओर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस पिस्टन के द्वारा इतना दाब लगाना है कि परासरण की घटना पूर्ण रूप से रुक जाए, अर्थात ये जो तनु विलयन का पाठ्यांक है ये अपने जगह पर ही रहे। उस पाठ्यांक को हम इस मैनोमीटर से ज्ञात कर लेंगे, वही परासरण दाब होगा। तो बहुत शीघ्रता से इस विधि के द्वारा हम परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के फटने का या क्षतिग्रस्त होने का कोई भय नहीं होता, क्योंकि जब हम पिस्टन से प्रेशर लगाते हैं वह इनडायरेक्टली स्टील की सरंध्र नलियों पर लगता है। दूसरी बात, तनु विलयन तनु ही रहता है, सांद्र विलयन सांद्र ही बना रहता है, वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत शीघ्रता से परासरण दाब का निर्धारण हो जाता है। ये उपकरण बड़ा या छोटा भी बनाया जा सकता है। बड़ा उपकरण अधिक मात्रा में यदि आपके पास द्रव उपस्थित है, मौजूद है, तो आप उससे उसका परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। छोटे उपकरण से कम मात्रा में यदि आपके पास द्रव है तो उसका परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो बर्कले हार्टले विधि आप प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। आप इसको प्रोजेक्ट के रूप में या फिर चार्ट पेपर पर इसका चित्र बना करके इसके बारे में लिख करके अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। काफी अच्छा इसके ऊपर वाइवा हो जाता है। तो दो प्रकार से यह विधि महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये विधि महत्वपूर्ण है। परासरण दाब अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करने के जो मेथड थे या जो एक्सपेरिमेंट थे वो हमने डिस्कस किए। आगे हम परासरण दाब के कुछ नियमों के बारे में बात करेंगे। तो परासरण दाब संबंधी दो नियम हैं जिनको कि वान ठाफ ने दिया। वान ठाफ ने बताया कि तनु विलयन आदर्श गैस के समान व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार से आदर्श गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं लगता है, उसी प्रकार तनु विलयन के अंदर वलय के कण इतने दूर दूर होते हैं कि उनके मध्य भी कोई आकर्षण प्रतिकर्षण कार्य नहीं करता है। यही कारण है कि वान ठाफ ने आदर्श गैस के दोनों नियमों को तनु विलयनों पर अप्लाई किया। आदर्श गैस के दो नियम होते हैं, वायल का नियम और चार्ल्स का नियम। वान ठाफ ने इन दोनों ही नियमों को तनु विलयनों पर अप्लाई करके अपने नाम पर इनका नाम
वाइल वन हाफ नियम और चार्ल्स वन हाफ नियम दिया। वाइल के नियम में हम जानते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के होता है, अर्थात यदि दाब बढ़ दिया जाता है तो आयतन कम हो जाता है। तो इसी को वन हाफ ने तनु विलयनों पर अप्लाई करके इसको अपने नाम के आधार पर नाम दिया वाइल वन हाफ नियम। तो जैसा कि आप सामने लिखा देख रहे हैं, वाइल वन हाफ नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासर दाब P उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। P समानुपाती C। यदि सांद्रता अधिक होगी तो परासर दाब भी अधिक होगा। C अर्थात सांद्रता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि हम आयतन बढ़ा देते हैं तो सांद्रता कम हो जाती है, तो हम कह सकते हैं C आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर C का मान लगा दीजिए, P व्युत्क्रमानुपाती V, समानुपाती का चिन्ह हटा दीजिए, नियतांक लगा दीजिए जिसको हमने K बोल दिया, K एक स्थिरांक है। तो PV इक्वल टू K, ये ही वाइल वन हाफ नियम की समीकरण है। तो वाइल वन हाफ नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासर दाब P उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है, तनु विलयन आदर्श गैस के समान व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि तनु विलयनों पर आदर्श गैस के नियम लगाए जा सकते हैं। इसी क्रम में जो दूसरा नियम है वह है चार्ल्स वन हाफ नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता वाले तनु विलयन का परासर दाब P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। इसको हम P समानुपाती T लिख सकते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटा दीजिए, नियतांक लगा दीजिए K यहाँ पर एक नियतांक है। P अपॉन T इक्वल टू K, चार्ल्स वन हाफ नियम का ये न्यूमेरिकल फॉर्म है। इन दोनों नियमों को मिलाकर के हम तनु विलयन की समीकरण को बनाने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि वाइल वन हाफ नियम से PV इक्वल टू K और चार्ल्स वन हाफ नियम से P अपॉन T इक्वल टू K, इन दोनों इक्वेशन को हम मिक्स कर देंगे। तो PV अपॉन T बराबर K या PV बराबर KT, यहाँ पर K एक नियतांक है। हम जानते हैं K बराबर NRK होता है। यहाँ पर N विलय के मोलों की संख्या और R को हम तनु विलयन स्थिरांक कहते हैं। इसकी वैल्यू रिडबर्ग स्थिरांक के बराबर होती है 0.0821 वायुमंडल लीटर प्रति डिग्री प्रति मोल। यहाँ पर इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो आप बहुत स्मॉल सी है, बहुत छोटी सी देख रहे होंगे। केवल इसकी यूनिट ही यहाँ पर इंपोर्टेंट है। जब भी हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा, परासर दाब वायुमंडल में होना चाहिए, V लीटर में होना चाहिए और T केल्विन पैमाने में होना चाहिए। यदि इस समीकरण में हम समीकरण नंबर 2 का मान अप्लाई करेंगे तो PV इज इक्वल टू NRT, ये हमारी परासर दाब की एक नई इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर N मोलों की संख्या है जो कि W अपॉन M के बराबर होता है। W बराबर विलय का भार ग्राम में और M विलय का अणु भार। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 का मान लगा दें तो हमको परासर दाब की एक नई इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। PV इज इक्वल टू W अपॉन M RT। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 और 5 परासर दाब की समीकरण है जो कि तनु विलयनों के लिए अप्लाई की जा सकती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी प्रकार से इसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। इन पांचों ही समीकरणों में R का मान महत्वपूर्ण है, जिसमें इनकी महत्वपूर्णता जो है वो यूनिट में छिपी हुई है। जब भी हम R का इस्तेमाल करेंगे या तनु विलयन स्थिरांक का इस्तेमाल करेंगे
तो वहां पर हम ध्यान रखेंगे कि दाब की इकाई वायुमंडल में होनी चाहिए, आयतन की इकाई लीटर में होनी चाहिए और ताप केल्विन पैमाने में होना चाहिए, तभी हम आर का मान उस इक्वेशन में लगा पाएंगे। पराशर दाब संबंधी मैक्सिमम स्टडी हम कर चुके हैं, केवल लास्ट में हमको 3 टॉपिक्स पढ़ने बाकी रह गए हैं। समपराशरी विलयन क्या होता है, अति पराशरी विलयन क्या होता है और अल्प पराशरी विलयन क्या होता है, इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। समपराशरी विलयन, इसको अंग्रेजी में हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। यदि समान ताप पर दो विलयनों के पराशर दाब समान होते हैं तो उन दोनों विलयनों को हम समपराशरी विलयन कहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक बीकर है जिसमें कि विलायक का आयतन B1 है और विलय के मोलों की संख्या हमने यहाँ पर N1 दे रखी है। इसी प्रकार से एक बीकर और है जिसके विलायक का आयतन B2 है और इसमें विलय के मोलों की संख्या N2 है। दोनों ही विलयन समपराशरी हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर या पराशर दाब पहले वाले बीकर के विलयन का होगा वैसा ही पराशर दाब दूसरे वाले बीकर के विलयन का भी होगा। समान ताप का होना जरूरी है क्योंकि समपराशरी विलयन समान ताप पर ही ज्ञात किए जा सकते हैं। आदर्श तनु विलयन की समीकरण में ये सब वैल्यू हम रख देते हैं। PB1 = N1 RT, इक्वेशन नंबर हमने इसको 1 कह दिया। इसी प्रकार से इस वाले बीकर में तनु विलयन की समीकरण अप्लाई करते हैं। PB2 = N2 RT, समीकरण नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी B1/B2 = N1/N2। समपराशरी विलयनों की ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम भिन्न भिन्न रूपों में चेंज कर सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर ये भिन्न भिन्न इक्वेशंस, भिन्न भिन्न रिएक्शंस, भिन्न भिन्न समीकरण हमारी काम आएंगी। तो सामने हमने 2 बीकर ले रखे हैं और दोनों बीकर में जो द्रव भरे हुए हैं वह समपराशरी है। यहाँ पर विलायक का आयतन B1 या विलायक का आयतन B2, विलय के W1 ग्राम यहाँ पर घुले हुए हैं, यहाँ पर विलय के W2 ग्राम घुले हुए हैं। जो विलय घुला हुआ है उसका अणुभार M1 है और यहाँ पर जो विलय घुला हुआ है उसका अणुभार M2 है। ये सारी वैल्यू समीकरण नंबर 3 में लगा देते हैं। B1/B2, मोलों की संख्या आप जानते हैं W1/M1, W2/M2, पक्षांतर कर दीजिए। B1/B2 = W1M2 W2M1। इक्वेशन नंबर 4 समपराशरी विलयनों का एक अलग और एक नया रूप है। ये भी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये काम आएगा। अभी हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो B1M1 W2 और B2M2 W1, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं M1 W2/B2, ये वाला B2 इसके अपोन में ले आइए, M2 W1/B1, इसको इस प्रकार से लिख दीजिए M1/M2 बराबर W1/B1 और सबके बटे में W2/B2। यहाँ पर W1/B1 को हम GL1 बोल देंगे और नीचे इसके GL2। एक नया रूप समपराशरी विलयनों का हमको प्राप्त हो गया। M1/M2 बराबर GL1/GL2। इक्वेशन नंबर 5, तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 समपराशरी विलयनों के भिन्न भिन्न समीकरण हैं। जैसा न्यूमेरिकल होगा वैसा ही हम इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर समपराशरी विलयन समझा। समपराशरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन वह विलयन होता है जिनके पराशर दाब आपस में समान होते हैं। इसी प्रकार से अल्प पराशरी और अति पराशरी विलयनों के बारे में हम कह सकते हैं। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, अति पराशरी विलयन अर्थात हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और अल्प पराशरी विलयन अर्थात हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दो
विलयन में यदि किसी विलयन का परासर दाब अधिक है तो हम उसको अति परासरी विलयन अर्थात हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे, और जिस विलयन का परासर दाब कम होगा उसको हम अल्प परासरी विलयन अर्थात हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। तो ये तीन शब्द यहाँ पर थे, सम परासरी विलयन, अति परासरी विलयन और अल्प परासरी विलयन। लगभग हमारा टॉपिक फिनिश होने को ही है, केवल एक टॉपिक और रह गया है, व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर शुरू वाला ही चित्र बनाया है, जिसमें कि एक बीकर में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है और वह पहले वाले चित्र में विलायक को विलयन से सेपरेट करती है और दूसरे वाले चित्र में तनु विलयन को सांद्र विलयन से सेपरेट करती है। और यहाँ पर परासरण की घटना होगी, और जब परासरण की घटना होगी तो विलायक के कण विलयन की ओर गति करेंगे, या फिर दूसरे वाले चित्र के अनुसार तनु विलयन में उपस्थित विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर को गति करेंगे, और इसी घटना को हम परासरण कहते हैं। अब अपने टॉपिक पर आते हैं, व्युत्क्रम परासरण। जैसे आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, परासरण के विपरीत क्रिया को हम व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। तो हम एक बार फिर से समझा देते हैं परासरण की घटना में क्या होता है। परासरण की घटना में अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक विलायक के कण विलयन की ओर या फिर तनु विलयन में उपस्थित विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। लेकिन जब हम सांद्र विलयन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर हमने एक पिस्टन के द्वारा इस पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो सांद्र विलयन में उपस्थित विलायक के कण तनु विलयन की ओर को गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण से विपरीत घटना होने लगती है। ऐसा ही यहाँ पर हम समझा सकते हैं, जब हम अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक विलायक और विलयन में से विलयन के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं पिस्टन के द्वारा, तो विलयन में उपस्थित विलायक के कण इधर विलायक की ओर को गति करने लगते हैं। इस घटना को हम व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। ये घटना या ये प्रोसेस भी हमारे लिए परासरण के समान ही महत्वपूर्ण है। इस प्रोसेस के द्वारा हम खारे पानी से शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। काफी लेंथी टॉपिक था, आराम से इसको देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। यदि कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर तनु विलयन के अणुसंख्य गुण का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वथनांक उन्नयन अर्थात एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी करेंगे।